ने तो किया ही, साथ ही सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये 72वां जिला राजनीतिक लिहाज से अहम लोकसभा क्षेत्र माना जाता है, जो आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में लाया गया था। हालांकि शुरुआत में इसे छत्रपति साहू जी महाराज नगर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर अमेठी कर दिया गया। अमेठी को सुल्तानपुर जिले की 3 तहसील मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज और रायबरेली जिले की 2 तहसील सलोन और तिलोई को मिलाकर एक जिले का रूप दिया गया है। हालांकि गौरीगंज अमेठी जिले का मुख्यालय है। अमेठी संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें सलोन, तिलोई, जगदीशपुर, अमेठी और गौरीगंज है। अगर इन विधानसभा सीटों में राजनीतिक समीकरण की बात करें तो सलोन पर एसपी का कब्जा है, जो तिलोई कांग्रेस के पास है। जगदीशपुर में भी कांग्रेस काबिज है, लेकिन गौरीगंज विधानसभा सीट पर एसपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं अमेठी भी एसपी के पास ही है। वैसे तो अमेठी हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये समीकरण बदला और अमेठी सीट एसपी के हाथ चली गई। 1989 से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है और उसका सीधा असर अमेठी में देखा जा सकता है। और दूसरा एक उसका बड़ा कारण खुद उसका गांधी परिवार भी उत्तरदायी है कि उसका कद इतना बड़ा है कि वो वहां की बुनियादी सहूलियतों की कमी का जिक्र तो करता है, लेकिन उसके लिए वो संघर्ष नहीं करता है। गांधी परिवार का कार्यक्षेत्र रहा है, स्वर्गीय संजय गांधी से लेकर के वर्तमान में राहुल गांधी जी यहाँ से सांसद हैं, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी भी यहाँ से सांसद थी, कैप्टन सतीश शर्मा जी भी सांसद थे, लेकिन अमेठी जैसे पहले थी वैसे आज भी है। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा से ही वीवीआईपी मूवमेंट रखने वाले इस इलाके में तो बहुत ज्यादा विकास हुआ होगा, लेकिन तस्वीर देखिए, सड़कें जर्जर हैं, जिस पर पैदल चलना तो दूभर है ही, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अमेठी की सड़कों को अगर लिया जाए तो अभी कुछ ही वर्ष पहले यहाँ की सड़कें बनी हैं और कुछ ही वर्ष बाद ही सड़कें इतनी जर्जर हो गई हैं कि आना जाना जो है लोगों का मुश्किल हो गया है। गाड़ियां फंस जाती हैं तो घंटों जाम लग जाता है यहाँ पे। रोड की हालत तो ये है, दुर्गापुर से अमेठी आने के लिए तो समझ लीजिए कि वो रोड की हालत है कि कम से कम मोटरसाइकिल आपकी 2-4 जगह पंचर होगी। ये तब है जब इन्हीं सड़कों से बड़े बड़े नेता निकलते हैं। राहुल गांधी खुद इन्हीं सड़कों से निकलते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या उनका ध्यान कभी भी सुर गया है। लेकिन संसद के प्रतिनिधि कहते हैं कि विकास के लिए काम किया गया है। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में तमाम बड़े बड़े कार्य किए। खुद एसपी विधायक कह रहे हैं सड़कें बदहाल हैं, तो आप यहाँ की तस्वीर का अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। बहुत सी सड़कों का प्रस्ताव हमने भिजवाया और वो सारी सड़कें रिजेक्ट होके आ रही हैं। रोजगार की बात करें तो राहुल गांधी ये जरूर कहते रहे कि युवाओं के लिए रोजगार के तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उनके पिता राजीव गांधी के समय लगवाई गई 100 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां अब बंद होने के कगार पर हैं। इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अमेठी में जितने भी कल कारखाने लगे वो ठप पड़े हैं। एचएएल को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो सम्राट बाइस्किल रही हो या उषा इलेक्ट्रीफायर रहा हो, सारे के सारे बंद हो चुके हैं। ये अजीब विडंबना है कि गांधी परिवार का एक लंबे समय से निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण देश और दुनिया ये समझती है कि अमेठी जो है वो बहुत सुविधाओं से युक्त है, वहाँ बहुत विकास हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भिन्न है। यहाँ तक कि राहुल गांधी आते हैं तो सरकारी गेस्ट हाउस मुंशीगंज में तो रुकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या, वह कहाँ रुके, क्योंकि यहाँ ना तो बाहर से आने वालों के ठहरने के लिए कोई खास इंतजाम है और ना ही कोई बड़ा होटल। रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई होटल नहीं है। अब आपको सिर्फ वही एक सहारा है कि या तो आप बस स्टैंड पे सोइए या रेलवे स्टेशन पे सोइए। खुद गौरीगंज के विधायक कह रहे हैं कि अगर विकास के लिए पैसा खर्च होता तो अमेठी के साथ साथ आसपास के इलाके भी संवर जाते। और राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं कि अगर वो चाहें तो अमेठी स्वर्ग बन सकता है, लेकिन हम इसमें उनकी अकर्मता ही कहेंगे कि क्षेत्र के विकास से उनको कुछ नहीं लेना देना है। यहाँ तक कि अमेठी संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों के नाम पर सिर्फ अनदेखी है। लगता ही नहीं कि यहाँ कोई बड़ा नेता आता है। रेलवे स्टेशन गौरीगंज देख लीजिए, रेलवे स्टेशन फुरसतगंज, मुसाफिरखाना, इस तरह से जो अमेठी संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन है, एक इंडिया मार्क का ढंग का नहीं, एक रेस्ट रूम नहीं है, एक वेटिंग रूम नहीं है। गौरीगंज जिला मुख्यालय का स्टेशन है। अमेठी की जनता खुद कह रही है कि सांसद जी के काम से संतुष्ट नहीं और कोई विकास किया नहीं गया।
एक पैसे नहीं संतुष्ट हैं। राहुल जी से कोई भी आदमी मुलाकात नहीं कर सकता है। राहुल जी का जब भी हवाई दौरा लगता है यहाँ तो महिला समूहों में जाते हैं और वहीं से वापस हो जाते हैं। आम जनता उनसे मुलाकात नहीं कर पाती। अब कार्य यही है, अब कार्य तो हम बता ही दिए, इसमें संतुष्टि समझ लीजिए, जो कार्य नहीं है संतुष्टि कहाँ से होगी। लेकिन फिर भी सांसद प्रतिनिधि कैसे सांसद राहुल गांधी की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, खुद सुनिए कि कैसे बांधे जा रहे हैं तारीफों के पुल। देखिए, राहुल जी ने इन 5 वर्षों में काफी बड़े काम किए क्षेत्र के लिए। जैसे आप FDI है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, IIIT है, ये सब काम जो आज की तारीख में रन कर रहे हैं। तो वहीं अगर सांसद निधि की बात करें तो 19 करोड़ रुपए मिले, जिसमें सांसद निधि में से 9 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें 28 लाख रुपए स्कूलों को बनवाने के नाम पर खर्च हुए। तो 7 रैन बसेरों के लिए 45 लाख रुपए खर्च किए गए। तो सड़कों के बनवाने के नाम पर 7 करोड़ 76 लाख खर्च किए गए। 56 लाख रुपए बारात घर बनवाने में खर्च किए गए। 8 लाख रुपए बिजली के लिए खर्च हुए। तो वहीं 9.5 करोड़ रुपए अभी सांसद निधि में बचे हैं। राहुल गांधी हर बार यहाँ आते हैं, उस जगह पर जहाँ हर किसी की नजर है। हर राजनीतिक दल यहाँ वोटों के लिए पहुँचते हैं और लोगों का दुख दर्द समझने का दावा करते हैं और फिर उसी जनता को उस दर्द में छोड़कर अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन अब आम जनता भी समझ रही है और कह रही है, बहुत वादे कर दिए, लेकिन अब 2 जवाब। कहाँ किया विकास, कैसे बदली इलाके की तस्वीर। अमेठी से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल का दिन पूर्वांचल के लिए सियासी लिहाज से खासा अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन पूर्वांचल में 2 बड़ी रैलियां आयोजित हो रही हैं। एक और गोरखपुर में बीजेपी के लिए पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में समाजवादी पार्टी की रैली होनी है। इन दोनों रैलियों को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और दोनों पार्टियों के बड़े नेता अपने रैली स्थलों पर कैंप कर रहे हैं। 23 जनवरी का दिन पूर्वांचल के लिए सियासी गहमा गहमी से भरा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी रैलियों के जरिए पूर्वांचल का सियासी माहौल गरमाने वाली है। डबल बैरिकेडिंग करके बिल्कुल बंद कर। चुनावी साल की शुरुआत में हो रही ये दोनों रैलियां राजनीतिक तौर पर खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी रैलियों में ऐतिहासिक भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं। गोरखपुर मोदी की रैली। गोरखपुर के मानबेला में होने वाली मोदी की रैली के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बीजेपी नेता पंकज सिंह लगातार 2 दिन से यही कैंप किए हुए हैं और तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही गोरखपुर और बस्ती मंडल के बीजेपी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके लोगों को रैली में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि नरेंद्र मोदी गोरखपुर से पहले वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो आधे घंटे रुकेंगे और पार्टी नेताओं के साथ एयरपोर्ट पर ही बैठक करेंगे। उधर गोरखपुर में होने वाली रैली को लेकर भारत नेपाल सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निडर होकर और पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ रैली का आयोजन कर रहे हैं और गोरखपुर में भी यह अभूतपूर्व रैली होने वाली है। वाराणसी समाजवादी पार्टी की रैली। वाराणसी के रामनगर के 52 बीघा मैदान में समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से आने वाली भीड़ के प्रबंधन के लिए यहां खासे इंतजाम किए गए हैं। इस रैली में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कई बड़ी परियोजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। भारी भीड़ भी आने की संभावना है, तो सुरक्षा, यातायात, इन सबों को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। पार्किंग की व्यवस्था कराई जा रही है, यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रैलियां एक साथ एक ही दिन हुई हों, बल्कि इससे पहले मोदी की आगरा रैली के दिन भी समाजवादी पार्टी ने बरेली में रैली करके सियासी टक्कर देने की कोशिश की थी। ऐसे में 23 जनवरी को बीजेपी और एसपी की रैली भी एक तरह से चुनावी मैदान में एसपी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर के तौर पर देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश के सबसे पिछड़े हिस्सों में शुमार है यूपी का पूर्वांचल। सांस्कृतिक तौर पर खासे संपन्न इस इलाके का राजनीतिक महत्व भी हमेशा से ही रहा है और राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल भी हमेशा ही हुआ है। बावजूद इसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मोर्चों पर पिछड़ेपन के दलदल से अब बाहर निकल पाया है ये पूर्वांचल, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो भी तब हमेशा हर दौरे में पूर्वांचल को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक विकास की बातें जब भी हुई तो उनमें पूर्वांचल को सबसे पीछे देखा गया।
इसको लेकर जो राजनीति चली वो अब भी केंद्रीय सियासत तक को प्रभावित करती है, लेकिन वक्त की करवट के साथ यहाँ की तस्वीर नहीं बदली। बदलते वक्त के साथ पूर्वांचल पिछड़ेपन की गर्त में चला गया है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में कई जगह की तस्वीर तो आज भी ऐसी है जैसे लगता है यहाँ शासन प्रशासन की कभी नजर ही नहीं पड़ी। भले आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन ताजा आंकड़े भी यही कहते हैं कि हुक्मरान पूर्वी उत्तर प्रदेश को लगभग भूल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी यूपी के श्रावस्ती, कुशीनगर और देवरिया जैसे जिलों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की लगभग चौथाई और यूपी की प्रति व्यक्ति आय के आधी है। इन जिलों में प्रति व्यक्ति आय 10,000 रूपये से भी कम है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2010-11 में यूपी की प्रति व्यक्ति आय 17,349 रूपये थी, लेकिन सबसे पिछड़े जिलों में चित्रकूट को छोड़कर सारे जिले पूर्वांचल के हैं। गंगा का ये मैदानी इलाका विकास की कसौटी पर कभी आगे नहीं रहा। जंग आजादी की अलख जगाने वाले मंगल पांडे और वीर कुंवर सिंह के आंदोलन की ये धरती इसके बाद भी गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में अगुवा रही। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के लिए हरदम मुसीबत बनने वाले इस इलाके को कभी तरजीह नहीं दी। अंग्रेजों ने 1901 में इस इलाके को लेबर एरिया घोषित कर दिया था। भोजपुरी बोलने वाले मेहनत कश पुरबिया लोगों को रोजी रोटी के लिए ऐसी जगहों पर ले जाया गया जहां वो गिरमिटिया मजदूर कहलाए। इन लोगों ने वहां तो अपनी मेहनत ईमानदारी से बहुत कुछ पाया, लेकिन आजादी के बाद भी अपने देश में ही आज तक इस इलाके को अगर कुछ मिला तो वो राजनीति के बड़े बड़े नाम और कुछ नहीं। आज की राजनीति में भी कुछ बड़े नाम यहाँ से जुड़ते हैं, लेकिन 4 प्रधानमंत्रियों का कर्मक्षेत्र रह चुका पूर्वांचल धीरे धीरे गैंगवार और माफिया का अड्डा तक बनता चला गया। राज्य में हुकूमत के दर्जे तक पहुंची एसपी और बीएसपी जैसी पार्टियों के पैर राजनीति में जमे तो इसकी शुरुआत पूर्वांचल से हुई। वक्त बदलता रहा, लेकिन पूर्वांचल में उद्योग लगना तो दूर, चीनी मिलें और खाद कारखाने तक बंद होते चले गए। गन्ना किसानों का आज भी करोड़ों बकाया है। ऊपर से हर साल आने वाली बाढ़ खेती को तबाह कर रही सही कसर पूरी कर देती है। एंसेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी ने घर बना लिया है, जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले लेती है। दरअसल आज भी गिरमिटिया मजदूर जैसे नाम बदल गए हैं, उनकी मंजिल विदेश नहीं बल्कि देश के कई दूसरे हिस्से बन गए हैं, लेकिन बिजली, उद्योग और आधारभूत सुविधाओं के अभाव वाले इस इलाके के लोग बेरोजगारी का दंश मिटाने के लिए आज भी पलायन को मजबूर हैं। क्या यूपी में सरकार कभी पूर्वांचल की तकलीफ को समझेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल इसी पूर्वांचल में 2 बहुत महत्वपूर्ण रैलियां हैं। वाराणसी में एसपी की रैली है तो बीजेपी की रैली गोरखपुर में है। और क्या कहा जाता है कि किस तरीके से अब बात होती है पूर्वांचल को संवारने की, इस पर कल सभी की नजरें। बहरहाल यहां रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो बात होगी मोबाइल से। हो जाइए सावधान। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुश करो खुश रहो। मेरी सांसों में समाओ पास। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ क्लोज अप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोज अप डीप एक्शन। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहनाए। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय।
अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से? नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। तो चलिए बात मध्य प्रदेश की, जहां के इंदौर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। इंदौर में गेम खेलते वक्त बच्चे के हाथ में मोबाइल फट गया। गंभीर हालत में बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो बच्चे की उम्र लगभग 10 साल है। दरअसल चार्जिंग में लगे मोबाइल पर बच्चा गेम खेल रहा था और इसी दौरान मोबाइल उसके हाथ पर फट गया। एक मोबाइल, एक बच्चा, एक गेम और धड़ा। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा हमकदम, हमसफर और कहें तो शायद हमराज भी हमारा मोबाइल है। लेकिन तकनीक की ये नेमत सेहत और जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें मोबाइल जान पर भारी पड़ता दिखा। अब एक ताजा मामला देखिए। इस बार मोबाइल के निशाने पर आया है 10 साल का अरिहंत। देवास का रहने वाला ये बच्चा चार्जिंग में लगे मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अचानक मोबाइल में धमाका हुआ और बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। एकदम आवाज आई तो उनके घर के अंदर क्या ऐसा बोला तो वो आई और ये हमारे मिसेज दौड़ के आई तो मम्मी करके धीरे से बोला। तो मम्मी ने देखा तो उसके हाथों में खून था, तो ऐसा उसको उठाया गोदी में डॉक्टर के पास लेके गए। पीछे दौड़ता हुआ हमने भी गए पे लगा होता है, चार्जिंग पे लगा होता है। अभी बच्चे क्या मालूम कर गेम खेलने के वास्ते उन्होंने क्या किया। बच्चों को तो गेम खेलने का आजकल बहुत शौक है। मोबाइल हमारी जिंदगी में इस कदर रच बस गया है कि जिंदगी इसके बिना अधूरी लगने लगती है। पर इससे कई स्तरों पर नुकसान की भी बात सामने आती रही है। खासकर बच्चों के हाथ में मोबाइल उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है। रिसर्च बताती है कि मोबाइल फोन बच्चों की सीखने की क्षमता को कम कर देता है। मोबाइल फोन बच्चों के मानसिक विकास पर सीधा असर डालता है। बच्चों की रचनात्मकता पर भी सीधा असर डालता है मोबाइल। और ज्यादा गेम खेलने से बच्चे समाज या परिवार से कटते हैं, जो डिप्रेशन दे सकता है। इसके अलावा ज्यादा मोबाइल पर बात करना कान या फिर दूसरी लार ग्रंथि के ट्यूमर का सबब हो सकता है। और कभी कभी तो मोबाइल बैटरी का फट जाना गंभीर नुकसान भी कर सकता है। हालांकि मोबाइल विस्फोट की चपेट में आए अरिहंत की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उसके चेहरे और हाथ के घाव को भरने में वक्त लगेगा। डॉक्टर भी कहते हैं कि मोबाइल का ये विस्फोट गंभीर था। ऑपरेशन करके इसका उंगली बचाने की कोशिश की है और अभी पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। चेहरे पे भी काफी चोटें हैं, आंख में भी है वो काफी चोटें आई हुई है। ऐसा लग रहा है कि आंख में कुछ छर्रे वगैरह घुस गए हैं, कॉर्नियल टीयर है और आंख की स्थिति भी काफी गंभीर स्थिति में। काफी बड़ा ब्लास्ट लगता है जैसे सामान्य। मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के पहले केसेस देखे हैं उसके कंपेयर में काफी ज्यादा गंभीर चोटें हैं। जाहिर है ऐसी घटनाएं कई संकेत देती हैं। पहला ये कि बच्चों को मोबाइल देते समय उसकी जांच पड़ताल भी समय समय पर की जाती रहे। ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल पर भी नजर रखी जाए। मोबाइल बात करने के लिए है, लगातार गेम खेलने से बैटरी गर्म होती है और उसके फटने की संभावना बढ़ती है। साथ ही ये जरूर ध्यान दें, जहां तक हो सके छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। अगर मोबाइल देना जरूरी हो जाए तो उसे कभी हाईटेक मोबाइल न दें। हाईटेक मोबाइल फोन का रेडिएशन बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि बच्चे बड़ों की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील होते हैं। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर।
तो मोबाइल को आप अपनी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। यहां रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर दुनिया भर में कहां सबसे ज्यादा नर वानरों की संख्या है। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। मैं आ रही हूँ बनारस अपने पूरे गुलाब गैंग के साथ 24 जनवरी को। आप भी आएंगे ना? जानने समझने यही बात कि जब भी मुसीबत आएगी बेटी ही बचाएगी। जय हिंद। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष पहल बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा योजना। इस बेमिसाल योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेहनतकश पारंपरिक रिक्शा चालकों को राहत देना है। बैटरी मोटर सौर ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक रिक्शा का मालिकाना हक देना है। अगर आप कोई अपना पारंपरिक रिक्शा चलाते हैं, प्रदेश के किसी भी नगर निकाय में पंजीकृत हैं और उस नगर निकाय के मूल निवासी हैं, तो उन्हें मिलेगा प्रदेश सरकार की ओर से बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा का अधिकार। बेहतर रोजी और इज्जत पाएं, कम मेहनत में अधिक कमाएं। तो दुनिया भर में नर वानरों की सबसे ज्यादा संख्या मॉरिशस में है और यूरोप और यूएस की रिसर्च स्टडी के लिए हर साल हजारों नर वानरों की सप्लाई होती है। इस दौरान कई मासूम नर वानरों की मौत तक हो जाती है, जिसको लेकर मॉरिशस के हिंदुओं ने भगवान हनुमान के दूसरे रूप नर वानर को बचाने के लिए खास मुहिम चलाई है। दुनिया भर में जानवरों पर इंसानी दवाओं के परीक्षण का चलन पुराना है, जिसमें कई बार मासूम जानवरों को मुफ्त में ही अपनी जान गंवानी पड़ती है। इंसानी दवाओं के परीक्षण के लिए ज्यादातर ऐसे जानवरों को चुना जाता है जिनकी जैविक प्रकृति मानव प्रकृति से मिलती है। इसी को लेकर मॉरिशस की प्रयोगशालाओं में हर साल हजारों नर वानरों को एनिमल टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। टेस्टिंग के दौरान बंदरों को भीषण दर्द से गुजरना पड़ता है। कई बार तो टेस्टिंग के दौरान ही कई बंदरों की मौत तक हो जाती है। इसके अलावा मॉरिशस से ही यूरोप और यूएसए की रिसर्च इंडस्ट्री को नर वानरों की सप्लाई की जाती है, जिसके विरोध में और नर वानरों को बचाने के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है। मॉरिशस में बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं और नर वानर को भगवान हनुमान का रूप मानते हैं। लिहाजा लंबी पूंछ वाले नर वानरों को बचाने की मुहिम के तहत वानरों का उद्धार नाम से एक गाना भी बनाया गया है। मुहिम चलाने वालों का कहना है कि अगर दुनिया भर के हिंदू भगवान हनुमान के दूसरे रूप नर वानर को नहीं बचा सकते तो उनका भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करना बेमानी है। पहले भारत में ही बंदरों पर एनिमल टेस्टिंग की जाती थी, लेकिन भारी विरोध के बाद 1978 में इस पर रोक लगा दी गई थी और अब चूहों पर टेस्टिंग की जाती है। मुहिम चलाने वाले लोगों का कहना है कि मॉरिशस को भी भारत का अनुसरण करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी के मद्देनजर गाजियाबाद में एसएसपी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली और यूपी के 6 एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी नाकेबंदी कर दी गई है। दिल्ली और यूपी बॉर्डर से सटे होटलों का चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। 5 सितारा होटल में भी सघन चेकिंग की जा रही है। एसएसपी ने गाजियाबाद को संवेदनशील इलाका बताया। तो 26 जनवरी के मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया गया है। एसएसपी ने जारी किया है हाई अलर्ट।
तो यूपी के 6 एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी नाकेबंदी की गई है। तो वहीं यूपी से सटे हुए होटलों की चेकिंग का अभियान भी तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। संवेदनशील इलाका है गाजियाबाद, ये कहना है एसएसपी का। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। नवाबों का शहर है, ये अवध की महत्वपूर्ण शान है। पूरा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है, नजर कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। आज तो हिंद में चंगेज और हलाकू आए, एक खज़ाक गए दूसरे डाकू आए। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में है बहुत सारा इंक, तभी तो यह है दुनिया का सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन, फ्लेयर राइटोमीटर पेन। नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तो प्रदेश में मंगलवार को पास हुए लोकायुक्त बिल को नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कमजोर लोकायुक्त बिल बताया है। उन्होंने खंडूरी सरकार में बने लोकायुक्त बिल की जगह नया बिल पास कराने की भी आलोचना की। अजय भट्ट के मुताबिक जो लोकायुक्त बिल पास हुआ है उससे भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं कसी जा सकेगी। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड का तरवाड़ी गांव बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, जबकि जल निगम और जल संस्थान एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसे में समाधान निकलने के बजाय जनता पिस रही है। तो वहीं गौरीकुंड रुद्रप्रयाग राजमार्ग भी खस्ता हाल बना हुआ है, जिस पर आवाजाही मुश्किल से हो पा रही है। प्रदेश में बीएड को लेकर स्टूडेंट्स का मोह भंग हो गया है। स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेने को तैयार नहीं है, जिसके बाद श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की कुलपति ने परीक्षा के पास स्टूडेंट से मनपसंद विद्यालयों में एडमिशन लेने को कहा है। प्रदेश का एक बड़ा भूभाग वन क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें राष्ट्रीय पार्कों के अलावा रिजर्व फॉरेस्ट और वन पंचायत भी शामिल है, जिनका संरक्षण प्रदेश सरकार के साथ साथ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, जिसके बदले अब केंद्र सरकार प्रदेश को ग्रीन बोनस देगा, जो करीब 1000 करोड़ का होगा। माना जा रहा है कि इतने धन से राज्य की तस्वीर बदल सकती है। बागेश्वर के त्रिवेणी संगम को बेहद पवित्र माना गया है। कहते हैं कि यहाँ माघ माह के मौके पर जो भी स्नान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि कत्यूरी राजा भी इस पवित्र संगम पर स्नान के लिए पहुंचते थे और अंग्रेजों के जमाने में इसकी अलग ही रौनक हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में सरकारी अनदेखी के चलते ये मेला फीका पड़ा है। इसकी सुर अब केएमवीएल लेगा और इसकी मार्केटिंग करेगा, ताकि ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं के साथ साथ व्यापार भी हो सकेगा। हरिद्वार सटे राजाजी पार्क के चीला रेंज को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। यहां बारिश से
रास्ते टूट गए हैं और कई जगहों पर मलबा भी आया है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम साफ होने के बाद रास्तों को दुरुस्त किया जाएगा। पिथौरागढ़ के पांडे गांव के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग उठाई और अधिकारियों का घेराव किया। अधिकारियों के मुताबिक उनके इलाके के लिए सड़क स्वीकृत है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते कार्य शुरू नहीं किया गया। चमोली के जोशीमठ के लंगसी पुलिस चौकी देखरेख के अभाव में बर्बाद हो रही है। 1982 में इस चौकी का निर्माण हुआ।